नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने बात की थी शिक्षण उद्देश्यों की में या विज्ञान शिक्षण की विधियों में ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्यों की हमने बात कर ली थी। केवल हमने देखो शिक्षण उद्देश्य को कितने भागों में डिवाइड किया था, उसमें 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य, भावात्मक शिक्षण उद्देश्य और क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य। इन शिक्षण उद्देश्यों का जो प्रतिपादक था वो प्रतिपादक कौन था? बीएस ब्लूम था। हमने यहाँ तक ज्ञानात्मक जो शिक्षण उद्देश्य हैं इनका प्रतिपादक है बीएस ब्लूम, और बीएस ब्लूम ने इन ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्यों की जो स्थापना की थी वो कब की थी? 1956 में सॉरी। तो ज्ञानात्मक जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो कितने बताए थे? बीएस ब्लूम ने 6 बताए थे। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। दूसरा था हमारा भावात्मक शिक्षण उद्देश्य, और भावात्मक जो शिक्षण उद्देश्य हैं इनकी स्थापना की गई थी 1964 में, और इन शिक्षण उद्देश्यों को जो देने वाला था वो कौन था? बीएस ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा। देखो 3 मनोवैज्ञानिक आपको यहाँ से याद रखने हैं, कर्थवाल, मसीहा और ब्लूम। भावात्मक शिक्षण उद्देश्य भी कितने प्रकार के हुए? हमारे 6 प्रकार के। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, विचारणा, चरित्र निर्माण। कितने हो गए? ये भी 6। इधर से बात करें, देखो क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य, तो क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्यों का जो प्रतिपादक है वो कौन है? सिम्पसन। ये जो क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य है ये कब दिए सिम्पसन ने? 1969 में दिए। और ये भी कितने प्रकार के बताए? 6 प्रकार के बताए। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण करना। ठीक है, तो देखो टोटल जो शिक्षण उद्देश्य हो गए हमारे पास कितने हो गए? देखो ज्ञानात्मक के 6 हो गए, भावात्मक के भी कितने प्रकार हो गए? 6। क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्यों के भी कितने प्रकार हो गए? 6। तो टोटल कुल मिलाकर के हमको 18 शिक्षण उद्देश्य याद रखने हैं, और इन 18 शिक्षण उद्देश्यों में से देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके बता रहा हूँ। ज्यादातर अक्सर कर यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ये ध्यान रखना। तो आपको ये 18 का 18 शिक्षण उद्देश्य को याद रखना है। ज्ञानात्मक में कौन से आते हैं, भावात्मक शिक्षण उद्देश्यों में कौन से 6 शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया गया है, और इसी प्रकार क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्यों में कितनों को शामिल किया गया है? 6 को शामिल किया गया। इनको आपको अलग अलग याद रखना है कि क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य कौन सा है। देखो क्वेश्चन वो इस तरह से पूछेगा, वो ये कह देगा कि ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो देखो 3 तो वो दे देगा इनमें से, सॉरी 1 तो इसमें से होगा और 3 किस में से हो जाएंगे? इन दोनों में से हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो यहाँ से आपका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए आगे, जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ब्लूम के अनुसार भावात्मक शिक्षण उद्देश्य है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ब्लूम के अनुसार भावात्मक शिक्षण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके पास, जैसे मैंने कह दिया, विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी मैंने आपसे कह दिया विचारणा, ऑप्शन नंबर सी मैंने आपसे कह दिया समायोजन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जैसे मैंने आपसे कह दिया नियंत्रण। अब देखो बीएस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को 3 भागों में डिवाइड किया था, ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य, भावात्मक शिक्षण उद्देश्य और क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य। यहाँ पे जो उसने पूछा है बीएस ब्लूम के अनुसार भावात्मक शिक्षण उद्देश्य कौन सा है, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि भावात्मक शिक्षण उद्देश्य में कितने प्रकार बताए थे मैंने? भावात्मक शिक्षण उद्देश्य के प्रकार बताए थे हमने, कितने? 6 प्रकार बताए थे भावात्मक शिक्षण उद्देश्य के। कौन कौन से थे? देखो तो पहला था उसमें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, विचारणा और चरित्र निर्माण। तो आपको 6 के 6 क्या याद होने चाहिए? भावात्मक शिक्षण उद्देश्य कौन से हैं? पहले तो
डायरेक्ट क्या आना चाहिए, याद होना चाहिए भावात्मक शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो देखो उनमें से केवल देखो ये विश्लेषण मिलता है कि भावात्मक शिक्षण उद्देश्य में नहीं है। विश्लेषण किसका है, ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का है। विचारना, देखो विचारना यहाँ पे मिल गया, ये हमारे पास किसका, भावात्मक का। तो और तो देख लो कोई सा नहीं। देखो समायोजन किस में मिल रहा है हमारे पास, क्रियात्मक में। और ये जो नियंत्रण है, नियंत्रण भी किस में आ रहा है हमारे पास, क्रियात्मक शिक्षण उद्देश्य में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, विचारना करेक्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ से शिक्षण उद्देश्यों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बीएस ब्लूम के अनुसार भावात्मक शिक्षण उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। क्लियर, या फिर वो सुमेलित भी करवा सकता है एक साइड दे करके इनको। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम विज्ञान शिक्षण की जो विधियां हैं, विज्ञान शिक्षण की विधियां। ठीक है, देखिएगा, देखो विज्ञान शिक्षण की जो विधियां हैं मुख्य रूप से विज्ञान शिक्षण की विधियों को मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगा। एक तो होती है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां और एक हो जाएंगे हमारे पास बालक केंद्रित शिक्षण विधियां, या मैं कह दूंगा बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। तो आपको देखो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां और बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। वो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कई बार कि जो व्याख्यान विधि होती है वह अध्यापक केंद्रित होती है या बाल केंद्रित होती है, या उसमें दोनों ही सक्रिय रहते हैं, या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका विज्ञान शिक्षण की विधियों को मैं कितने भागों में डिवाइड कर दूंगा, दो भागों में डिवाइड कर दूंगा। एक भाग तो हो जाएगा अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां और एक हो जाएगी हमारी बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों में अध्यापक सक्रिय रहता है, जबकि बाल केंद्रित जो शिक्षण विधियां होती हैं उनमें बालक या छात्र क्रियाशील रहते हैं, अर्थात क्रियाशील कौन रहते हैं, छात्र। क्लियर इतना। अब देखो दो भागों में जैसे मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ये कौन सी मैंने कह दी, जैसे पहले मैंने कह दी अध्यापक केंद्रित और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, बाल केंद्रित। ठीक है, तो शिक्षण विधियों को कितने भागों में बांट दिया मैंने, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो वो होती है जो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां होती हैं और दूसरी कौन सी हो गई, बाल केंद्रित, अर्थात जिनमें छात्र या बालक क्रियाशील होता है वो कौन सी हो गई हमारे पास, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। अब यहाँ पे अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। देखो अगर सामान्य तौर पे अगर बात करें तो विज्ञान में बहुत सारी शिक्षण विधियां, लेकिन हमको एग्जाम की दृष्टि से रीट या जो सीटेट का एग्जाम होगा उस एग्जाम की दृष्टि से हमको लगभग 14 से 15 शिक्षण विधियां पढ़नी है इस साइंस के अंदर, और हमारा 99% क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाता है। ठीक है, तो देखो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि जिनमें जो केवल अध्यापक ही क्या होगा, क्रियाशील होगा, या अध्यापक ही क्या करेगा, ज्ञान का सृजन करता है, ज्ञान बांटता है, छात्र किसकी भांति व्यवहार करते हैं, एक निष्क्रिय श्रोता की भांति व्यवहार करते हैं, किनमें, अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियों में। जैसे कि मैं कह दूंगा जो व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान विधि में केवल अध्यापक सक्रिय होता है, अध्यापक इसमें क्या देता है, लेक्चर लगातार देता रहता है, छात्र केवल उसके लेक्चरों को या जो भाषण होता है अध्यापक का, जो अध्यापक समझाता है उनको केवल छात्र समझने का प्रयास करते हैं। व्याख्यान विधि कैसी विधि होगी, अध्यापक केंद्रित विधि होगी। जैसे आपसे मैंने एक विधि मैं कहता हूं सामूहिक विधि, सामूहिक विधि का मतलब भी क्या होता है, एक समूह में विद्यार्थियों को बैठा लिया जाता है, तब उनको किसी चीज के बारे में समझाया जाता है, किसी विषय वस्तु के बारे में समझाया जाता है, या उन्हें और किसी सामान्य घटना के बारे में उनको जानकारी दी जाती है, वो भी कौन सी है, अध्यापक केंद्रित विधि है। जैसे कि मैं कह दूंगा पाठ्य पुस्तक जो विधि होती है, पाठ्य पुस्तक विधि भी कैसे होती है, अध्यापक केंद्रित विधि होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययन होता है वो अध्यापक स्वयं उसको हाथ में लेकर के स्वयं करवाता है, छात्र उसमें से क्या होते हैं, जैसे अध्यापक कहता है वैसे ही सुनते चलते हैं और वैसे ही पढ़ते चलते हैं। एक विधि मैं कह दूंगा इसमें अध्यापक केंद्रित विधि में, जैसे कि जो ऐतिहासिक विधि होती है, वो जो ऐतिहासिक विधि होती है, ऐतिहासिक विधि भी क्या होगी, अध्यापक केंद्रित विधि होगी, क्योंकि ऐतिहासिक विषय वस्तु में जो अध्यापक होता है वो ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं, ऐतिहासिक चीजें होती हैं, उनके बारे में कौन जानकारी देता है, अध्यापक जानकारी देता है। इसमें छात्रों की केवल एक मूक श्रोता की भूमिका होती है। तो अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि कौन कौन सी हो गई, जैसे मैं कह दूंगा पहले नंबर की क्या हो गई हमारे पास,
व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि। दूसरी जैसे मैं यहां पे कह दूंगा ऐतिहासिक विधि। तीसरी जैसे मैं यहां पे कह दूंगा पाठ्य पुस्तक विधि। चौथी जैसे मैं यहां पे कह दूंगा सामूहिक विधि। देखिए और भी हो सकती हैं, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ऐसी विधियां जिनमें अध्यापक क्या होता है, सक्रिय होता है, अर्थात अध्यापक की ही मेन भूमिका होती है, वो कौन सी विधि होती है, अध्यापक केंद्रित विधियां होती हैं। लेकिन ऐसी विधियां जिनमें बालक स्वयं क्रियाशील होता है, बालक ही ज्ञान का निर्माण करता है, बालक ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, वो विधियां कौन सी हो जाएंगी हमारे पास, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। तो देखो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की अगर बात करें, जैसे मैं आपसे कह दूंगा एक विधि होती है हमारे पास कौन सी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि। एक दूसरे नंबर की विधि होती है हमारे पास इकाई विधि। तीसरे नंबर की जैसे मैं ये कह दूंगा आपसे योजना विधि। एक विधि होती है हमारे पास प्रयोगशाला विधि। देखो एक प्रयोगशाला विधि होती है और एक होती है प्रयोग विधि। ध्यान रखना, देखो प्रयोग तो कौन करवाता है, अध्यापक करवाता है, लेकिन प्रयोगशाला में सक्रिय सामान्य तौर पर कौन होते हैं, बालक। तो प्रयोग विधि की जब बात करें तो प्रयोग विधि को हमेशा किसमें रखना, अध्यापक केंद्रित विधियों में। लेकिन प्रयोगशाला अगर विधि की बात करता है तो प्रयोगशाला विधि कैसी होगी, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षण विधि होगी। क्लियर। तो देखो अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इकाई विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, और मैं जैसे कह दूंगा अधिन्यास विधि। अधिन्यास विधि एक विधि होगी मेरे पास विचार विमर्श विधि। ये सारी की सारी विधि जो मैंने लिखी है सारी कौन सी हैं, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसमें जो छात्र होता है 5 भागों में इसको बांटा गया है, मैं करवाऊंगा। इकाई विधि, इनमें इकाई विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला, अधिन्यास और विचार विमर्श, सभी में कौन केंद्रित होता है, कौन सक्रिय होता है, बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। इन सभी विधियों में कौन सक्रिय रहता है, अध्यापक सक्रिय रहता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं अपन व्याख्यान विधि की। देखिए आगे देखते हैं व्याख्यान विधि। पहली जैसे हमारे विज्ञान शिक्षण की विधियों में पहले लिख दूंगा मैं व्याख्यान विधि। देखो समझना पहले व्याख्यान विधि को होती क्या है। ये जो व्याख्यान है इसको देखो इंग्लिश में हम जो का बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर, ठीक है। और जो लेक्चर होता है वह है लैटिन भाषा के लेक्टियर शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में बोलना। तो जो व्याख्यान है यह अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का, अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द से मिलकर के बना होता है, इसको अपन कहते हैं लेक्चर। और जो लेक्चर शब्द है यह है लैटिन भाषा के लेक्टियर शब्द से मिलकर के बना होता है। और जो लेक्टियर शब्द है, इस लेक्टियर शब्द का अर्थ क्या होता है, तेज आवाज में बोलना। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेक्चर मेथड। और जो ये लेक्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर के बना है, लेक्टियर शब्द से मिलकर के बना होता है। इस लेक्टियर शब्द का अर्थ क्या होता है, तेज आवाज में
बोलना। क्लियर हुआ इतना? तो देखो जो व्याख्यान विधि है, इस व्याख्यान विधि का सामान्य तौर पर जो प्रयोग किया जाता था वो प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे या आश्रम होते थे उनमें जो गुरु होता था, सामान्य तौर पर उस टाइम व्याख्यान विधि का सबसे सर्वाधिक प्रचलन था, इसलिए इसे जो व्याख्यान विधि इसे प्राचीनतम विधि कहा जाता है। और व्याख्यान विधि में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कौन सक्रिय रहता है? अध्यापक केंद्रित होता है, छात्र जो होते हैं मूक श्रोता की भांति इसमें व्यवहार करते हैं। अतः ये जो विधि हुई वो कैसी विधि हो गई? परंपरावादी विधि हो गई, प्राचीन काल से चली आ रही है इसलिए परंपरावादी विधि हो गई। और कैसी हो गई? निरंकुशवादी या प्रभुत्ववादी विधि इसको भी माना जाता है। प्रभुत्ववादी इसलिए माना गया क्योंकि इसमें जो प्रभुत्व होता है वो अध्यापक का होता है, छात्र निष्क्रिय बने रहते हैं। और निरंकुशवादी इसलिए कहा गया क्योंकि इस विधि में क्या होता है, ये सामान्य जो विज्ञान के शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है, उसमें जो अध्यापक होता है केवल अध्यापक केंद्रित है, छात्र एक निष्क्रिय श्रोता की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निरंकुशवादी विधि भी कहा जाता है। तो देखो विज्ञान शिक्षण की ये जो विधि है व्याख्यान विधि हमारे पास कैसी है? यह कैसी विधि है? अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित विधि है। दूसरा जैसे मैं इसमें कह दूंगा, ये जो विधि है कैसी विधि है? प्राचीनतम कौमा परंपरावादी कौमा निरंकुशवादी तथा प्राचीनतम परंपरावादी, निरंकुशवादी तथा प्रभुत्ववादी विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता तथा अध्यापक सक्रिय रहता है। क्लियर हो गया ये? देखो कैसी विधि है? अध्यापक केंद्रित विधि है। अब अध्यापक केंद्रित विधि होने के कारण ही इसको क्या कहा गया? प्राचीन काल से प्रयोग किया जाता है इसी विधि का। तो प्राचीनतम, परंपरावादी, निरंकुशवादी और प्रभुत्ववादी जो विधि अगर वो पूछता है तो आपको कौन सा आंसर टिक करके आना? व्याख्यान विधि आपका आंसर होगी, क्योंकि इसमें जो छात्र होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय श्रोता, अध्यापक सक्रिय भूमिका में इसमें रहता है। तो यहाँ पे देखो जब इसमें जो हमारे छात्र हैं, अगर छात्र निष्क्रिय श्रोता की भांति व्यवहार करने लग गए तो इससे तात्पर्य क्या हुआ? जो छात्र हो गए उन छात्रों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास इसमें नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ ये जो विधि है व्याख्यान विधि, जो वैज्ञानिक हमारे सिद्धांत हैं उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के क्या है? प्रतिकूल विधि है, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों के विरोध में ये विधि आती है। छात्रों का ये सर्वांगीण विकास इस विधि के कारण नहीं हो पाता है। तथा यह विधि कैसी है? अगर वो पूछता है मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो मैं कह दूंगा मनोविज्ञान के सिद्धांतों की भी क्या हुई है? प्रतिकूल। अर्थात ये जो विधि है व्याख्यान विधि कैसी है? एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो अगर मैं आगे इसमें बात करूं व्याख्यान विधि में तो ये कैसी विधि हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक विधि है तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल मानी गई है। तो देखो आपको जो मैं पॉइंट समझाता जा रहा हूं, लिखाता जा रहा हूं, इनको याद करते चलना है। पहला जैसे मैं कह दूंगा जो व्याख्यान विधि होती है, ये जो व्याख्यान अंग्रेजी के लेक्चर से बना है जिसका अर्थ होता है लेक्चर से बना होता है, और जो लेक्चर है वो लैटिन भाषा के लेक्टियर से बना है। और जो ये लेक्टियर है, इस लेक्टियर का जो अर्थ होता है वो होता है तेज आवाज में बोलना। पहला जैसे मैंने कह दिया ये अध्यापक केंद्रित विधि होती है, प्राचीनतम विधि होती है, निरंकुशवादी विधि होती है, परंपरावादी विधि होती है, प्रभुत्ववादी विधि होती है। क्योंकि इस विधि में जो सामान्य तौर पर जो सक्रिय होता है वो अध्यापक सक्रिय रहता है,
है, लेकिन छात्र निष्क्रिय श्रोता की भांति इसमें व्यवहार करता है। अतः यह विधि कैसी हो गई, अमनोवैज्ञानिक विधि है तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों की क्या मानी गई है, यह प्रतिकूल मानी गई है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने कह दिया। अब जैसे कि मैं इसमें कह दूंगा इस विधि से कुछ लाभ भी होगा। मैं इस विधि के माध्यम से जो अध्यापक होता है वह अध्यापक जटिल विषय वस्तु को उदाहरणों की सहायता से सरल विषय वस्तु के रूप में बनाने का काम करता है। अर्थात जो अध्यापक होता है जटिल विषय वस्तु को उदाहरणों की सहायता से प्रस्तुत करता है, उदाहरणों की सहायता से समझाने का प्रयास करता है। क्लियर? इस विधि में अध्यापक जटिल विषय वस्तु को उदाहरणों से समझाने का प्रयास करता है। तो देखो जो अध्यापक होगा वो अध्यापक जटिल विषय वस्तु को किस में बनाने का प्रयास करता है, सरल विषय वस्तु में बनाने का प्रयास इसमें करता है। कौन सी विधि में? व्याख्यान विधि में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसके चरणों की। देखिए आगे देखो, अब बात करते हैं जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि के चरणों की। तो आपको देखो मुख्य रूप से व्याख्यान विधि में जो चरण याद रखने हैं, 3 चरणों को आपको याद रखना है सामान्य तौर पर। जैसे कि मैं पहला कह दूंगा, सबसे पहले जो अध्यापक होता है इसमें क्या करता है, तैयारी करता है। मतलब जिस विषय वस्तु को अध्यापक को पढ़ाना है, जिस विषय वस्तु का अध्यापक को लेक्चर देना है, जिसका व्याख्यान देना है, जिसका भाषण देना है, उस विषय वस्तु का अध्यापक सबसे पहले क्या करके आता है, तैयार करके आता है। तो पहला हमारा जो चरण हो जाएगा व्याख्यान विधि का, वो हो जाएगा तैयारी करना। दूसरा, जैसे जब अध्यापक उसको तैयारी करके क्या करेगा, अब जो अध्यापक है उसका क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करना। मतलब अध्यापक क्या करेगा, तैयारी करके छात्रों के समक्ष उस विषय वस्तु को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। और तीसरा चरण क्या हो जाएगा, जब अध्यापक प्रस्तुत कर देगा तो छात्रों के द्वारा क्या होगा, उसका ग्रहण। तो छात्रों के द्वारा ग्रहण करना। तो देखो व्याख्यान विधि के अगर अपन चरणों की बात करें तो व्याख्यान विधि के चरण कितने माने गए हैं, 3 चरण आपको याद रखने हैं। पहला, जैसे मैं आपसे कह दूंगा, अध्यापक द्वारा तैयारी करना। दूसरा मैं आपसे कह दूंगा, अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा, जैसे मैं आपसे कह दूंगा, अब क्या होगा, जो छात्र होंगे छात्रों के द्वारा क्या होगा, छात्रों द्वारा ग्रहण करना। ठीक है? तो कितने चरण आपको याद रखने हैं इसमें, व्याख्यान विधि में 3 चरणों का आपको याद रखना है। अध्यापक द्वारा तैयारी करना, अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण करना और छात्रों के द्वारा ग्रहण करना। अब देखो आगे बात करते हैं इसकी जो व्याख्यान विधि है, इसके गुण और दोषों की। वहां पर भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो व्याख्यान विधि के जो गुण हैं, वो गुण क्या होते हैं, व्याख्यान विधि के गुण। तो देखो जो ये व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि सबसे पहला देखो ये आर्थिक जो दृष्टि होती है, उस आर्थिक दृष्टि से सस्ती विधि पड़ती है, महंगी विधि पड़ती है। तो ये क्लियर सी बात है, जो व्याख्यान विधि है वो आर्थिक दृष्टि से कैसी विधि है, एक सस्ती विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो हमें किसी वैज्ञानिक जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो यंत्र है विभिन्न प्रकार के, उनको किसी प्रकार के खरीदने की आवश्यकता नहीं है, या किसी प्रयोग प्रदर्शन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। इसीलिए आर्थिक दृष्टि से क्या है, ये एक सस्ती विधि पड़ती है। दूसरा मैं कह सकता हूं जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि में जो छात्र होते हैं, एक छात्रों के एक बड़े समूह को एक साथ अध्ययन करवाया जा सकता है, जिसके कारण जो छात्र होते हैं उनका जो पाठ्यक्रम होगा, उस पाठ्यक्रम को आसानी से और समय पर पूर्ण करवाया जा सकता है। तो देखो आपको गुणों में 3 गुण याद रखने। आर्थिक दृष्टि से सस्ती विधि पड़ती है, बहुत सारे छात्रों को सामूहिक रूप से इसमें सिखाया जा सकता है। तीसरा, इस विधि के माध्यम से जो पाठ्यक्रम होता है, जो विषय वस्तु होती है, वो समय पर पूर्ण हो जाती है। तो जैसे गुणों में मैं पहला गुण कह दूंगा इसमें, आर्थिक दृष्टि से सस्ती विधि है। दूसरा,
इस विधि के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को एक साथ शिक्षण करवाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूंगा, बहुत सारे छात्रों को एक साथ शिक्षण करवाया जा सकता है। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराया जा सकता है। तो देखो गुणांक को कितने गुण याद रखने हैं? 3 गुण याद रखने हैं। आर्थिक दृष्टि से सस्ती विधि है। इस विधि के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को एक साथ शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है, शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाया जा सकता है। चौथा मैं ये भी कह सकता हूँ, इस विधि के माध्यम से जो जटिल विषय वस्तु होती है उसको सरल विषय वस्तु के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। देखो इसके लाभ की एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो बात करते हैं व्याख्यान विधि के दोषों की। दोष, देखो व्याख्यान विधि के दोष आप खुद अपना माइंड लगाइए कि व्याख्यान विधि के दोष क्या हो सकते हैं। दोष जैसे कि मैं कह दूंगा, इसमें इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहता है, छात्र एक मूक श्रोता की भांति व्यवहार करता है, इसलिए जो छात्र होते हैं छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। और इस विधि के माध्यम से मैं एक ये भी कह सकता हूँ, ये जो विधि होती है छात्रों की केवल सुनने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। इस विधि के माध्यम से छात्रों की जो क्रियात्मक शक्ति होती है या जो रचनात्मक शक्ति होती है उस रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। किस विधि के माध्यम से? व्याख्यान विधि के माध्यम से। तो पहला आपको मोटे तौर पर क्या याद रखना है, इस विधि के माध्यम से छात्रों की क्रियात्मक या रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। दूसरा जैसे कि मैं इस विधि में क्या कह सकता हूँ, इस विधि के माध्यम से जो छात्र होते हैं, अर्थात ये जो विधि है केवल एक मार्गीय प्रक्रिया की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहता है, छात्र सक्रिय नहीं होता। ये विधि कैसी हो गई? एक मार्गीय प्रक्रिया है। तीसरा जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ, जो ये विधि होती है ये कैसी विधि होती है? वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, बता चुका हूं मैं। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रतिकूल या अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये क्या है? इसके दोष ही हैं इस विधि के। ठीक है। और जैसे कि हम और भी अगर इस विधि की बात करें, इसके दोषों की बात की जाए, तो इस विधि के माध्यम से जो छात्र होते हैं उनका सभी तरह से या सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। केवल जो अध्यापक होता है, अध्यापक ही क्या होता है? विषय वस्तु के बारे में समझाता रहता है। केवल जो छात्र हैं उसको केवल समझने का प्रयास करते हैं। वो जो ज्ञान होता है वो छात्रों के मस्तिष्क में एक लंबे समय के लिए स्थायी नहीं हो पाता है। तो देखो दोष, जैसे कि मैंने पहला दोष इसमें कह दिया, यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरे जैसे मैंने कह दिया, इसमें रचनात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा जैसे मैं कह दूंगा, यह विधि एक मार्गीय प्रक्रिया है। एक मार्गीय प्रक्रिया
है। तो देखो आपको यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल विधि है। इसमें रचनात्मक में क्रियात्मक ज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह एक मार्गीय प्रक्रिया है। यह विधि क्या है? एक मार्गीय प्रक्रिया की ओर विद्यार्थियों को क्या करती है? अग्रसर करती है। सभी तरह से इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों का विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारी हो गई व्याख्यान विधि। अगली वीडियो में बात करेंगे हम जो अगली विधि आएगी जो भी होगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको विधि कितनी कराई है अभी विज्ञान शिक्षण की? केवल एक ही विधि की बात की, व्याख्यान विधि की। बहुत से फ्रेंडों की कमेंट आई थी कि सर रेड मार्कर का यूज मत किया करो, दिखता नहीं है। देखिए कोशिश मैं करूंगा रेड मार्कर का यूज मैं बिल्कुल भी नहीं करूं, दूसरा मार्कर यूज कर लूंगा और कोशिश करूंगा कि बड़े बड़े शब्दों में लिखा करूं ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। देखिए जिस चीज को मैं लिख रहा हूं, जिस विषय वस्तु को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, उस विषय वस्तु को इसलिए मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं। तो आप इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।